तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक दूसरी कहानी आपको सुनाता हूं। बात अभी 28 जुलाई की है, मतलब 4 दिन पुरानी। यूपी में एक जगह है बलिया, और इसी बलिया के एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक महिला इलाज के सिलसिले में पहुंचती है। वो वहाँ अस्पताल जाती है, अपना जो भी डॉक्टरों से मिलती है। मिलने के बाद वो जब बाहर आती है, अस्पताल के दरवाजे के बाहर दहलीज के करीब एक शख्स सड़क किनारे बैठा उसे मिलता है। वो महिला उसे बहुत गौर से देखती है। धीरे धीरे फिर उसे लगता है कि ये चेहरा उसने कहीं देखा है। अब वो उस शख्स से करीब पहुंचती है। करीब पहुंचकर उसका चेहरा और गौर से देखती है, और फिर अचानक वो रोने लगती है। न सिर्फ रोने लगती है, बल्कि उसी के पास सड़क पर बैठ जाती है। दोनों हाथों से उसका चेहरा थामती है और चेहरा हाथ में पकड़ कर और रोने लगती है बेतहाशा। और बार बार एक ही शख्स कह रही थी कि आप 10 साल से कहाँ थे, आप 10 साल से कहाँ चले गए थे, क्यों छोड़कर चले गए थे। दरअसल इस महिला का नाम जानकी और उस शख्स का नाम जो सड़क किनारे बैठा हुआ था मोतीचंद था। जानकी ने जब उसको देखा तो जानकी ने पहचान लिया कि ये उसका वो पति है जो 10 साल पहले गायब हो गया था और अब इस हाल में मिला है। रोते रोते जानकी ने मोबाइल से अपने घर फ़ोन किया, अपने बच्चों से कहा कि फ़ौरन वो कुछ साफ़ सुथरे कपड़े लेकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुँचे। इधर तब तक वो अपने हाथ से उस शख्स की दाढ़ी, बाकी चीज़ें, बाल उसको ठीक कर रही है और बेतहाशा रो रही है, और एक ही सवाल कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। थोड़ी देर में उस महिला यानी कि जानकी के तमाम रिश्तेदार अस्पताल के पास पहुंचते हैं और देखते हैं, और फिर वो सबसे बताती है, अपने बच्चों से कहती है, देखो ये तुम्हारे पिता हैं जो 10 साल से गुम थे। दरअसल जानकी के पति मोतीचंद 10 साल पहले अचानक घर से गायब हो गए थे। कुछ मानसिक परेशानी थी, कुछ दिमागी हालत शायद ठीक नहीं थी। काफ़ी ढूंढा गया, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, लेकिन कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, 10 साल बीत गए, कोई सुराग नहीं। लेकिन 28 जुलाई को उस बलिया के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की दहलीज पर उस शख्स को देखकर जानकी को उसका पति मिल गया था। अब वो लेकर घर पहुंची। इस दौरान में जब वो अस्पताल के बाहर बैठकर बेतहाशा रो रही है, उसके चेहरे को हाथों में पकड़ी है, बहुत सारे लोगों ने देखा, कुछ ने वीडियो बना लिया। इसके बाद अब वो अपने पति को लेकर घर पहुंची। पूरा गांव खुश, हर एक को ये था कि मोतीचंद लौट आया। मोतीचंद उधर खामोश, शायद उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, लेकिन अब परिवार खुश था कि परिवार का मुखिया घर लौट आया। दूर दूर से अब लोग, इधर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें डाल दी। अब जब तस्वीरें डाली तो फिर बहुत सारे समाज सेवी और वो लोग पहुंचने लगे। उन्होंने कहा कि अब हम मोतीचंद की मदद करेंगे। घर के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो गई। 10 साल बाद एक शख्स लौटा, मिल गया। अब ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, बहुत सारे लोग मदद करने के लिए आगे आ रहे थे, कि तभी एक और परिवार अचानक उस घर में एक रोज़, तो 2 से 3 दिन के बाद पहुंच जाता है। और ये परिवार एक दूसरे गांव का था, और वो वहाँ का कहता है जानकी से कि ये आपके पति मोतीचंद नहीं है, बल्कि ये हमारा राहुल है। 1 महीने पहले ये घर से गायब हो गया, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है, ये रही रिपोर्ट, ये रही उसकी तस्वीर। अब मामला अजीब हो गया। जानकी मानने को तैयार नहीं, उधर राहुल के रिश्तेदार कह रहे हैं कि ये राहुल है। बात बड़ी अजीब सी हो गई। फिर गांव वालों ने कहा कुछ निशानी होगी देखो। तो जानकी को याद आया कि काफ़ी वक्त पहले मोतीचंद के पेट का ऑपरेशन कराया था, तो उस पे पेट पे निशान थे उस ऑपरेशन के। अब पेट पर जब वो निशान ढूंढा गया तो निशान मिला नहीं। अब धक्का लगा कि वाकई ये मोतीचंद नहीं है। पहले तो ये था कि चलो डीएनए वीएनए कराएंगे, लेकिन फिर सारी जो गांव के लोग थे उन्होंने जो जो चीज़ें बताई वो सब मिलती गई, और आखिर में इस कहानी का अंजाम ये हुआ कि 10 साल से गायब अपने पति मोतीचंद को समझकर जानकी जिस शख्स को बलिया के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से अपने घर लाई थी, वो दरअसल उसका पति नहीं था, वो राहुल था, किसी और गांव का। और इसके बाद वो लोग फिर राहुल को अपने गांव ले गए। तो एक किस्मत भी क्या क्या खेल करती है, तो मुझे लगा ये आपसे शेयर करें। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बार बार, हजार बार हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में अदालत का जो काम करने का तरीका है
तारीख पे तारीख जिस तरीके से मिलती है, 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, क्यों है? आज की जो कहानी है उसको सुनने के बाद शायद आप भी यकीन ना करें कि सच में ऐसा हो सकता है क्या। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट से अगर मैं दूरी नापूं तो दिल्ली और फिर नोएडा और फिर उसको क्रॉस करके एक बुलंदशहर जगह है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से मैं बुलंदशहर की दूरी नापूं तो करीब 100 किलोमीटर, अंदाजन आप मानकर चलिए, 2-4 आगे पीछे हो सकता है, पर 100 किलोमीटर। यानी इस देश की सबसे बड़ी अदालत से एक दूसरी अदालत जो बुलंदशहर में है उसकी दूरी है 100 किलोमीटर। और इसी सुप्रीम कोर्ट से उस दूसरी अदालत के बीच में ये फासला बिल्कुल 100 किलोमीटर का होगा, लेकिन एक मुकदमा है जो पिछले 50 सालों से उस अदालत में आज तक शुरू नहीं हुआ, बल्कि शुरू होने का इंतजार कर रहा है। फैसले आने में बरसों लगते हैं, तो आपने सुने होंगे, लेकिन किसी मुकदमे का ट्रायल शुरू होने में 50 साल, और उसके बाद भी अभी शुरुआत नहीं, आज की तारीख में भी नहीं, कब होगी नहीं मालूम। ऐसी कहानियां कम ही मिलती हैं अदालत से बाहर आई हुई, लेकिन ये हकीकत है। तो यहाँ एक ऐसा कत्ल जो 12 साल के बच्चे का हुआ, उस कत्ल के मुकदमे की अभी शुरुआत नहीं हुई 50 सालों में, लेकिन ऐसे ही एक दूसरे कत्ल, बल्कि डबल मर्डर, आरुषि और हेमराज का, याद होगा आपको। कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस, ये इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं, क्या मुकदमे की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन ये केस इस तरह से है कि एक कोर्ट ने तो सजा सुना दी, लेकिन दूसरे कोर्ट ने बरी कर दिया, और इसीलिए ये हमेशा एक मिस्ट्री है कि आरुषि का कातिल कौन है। तो कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर आप सुन सकते हैं द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस। कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा, जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। बात है 1972 की, 16 नवंबर 1972, 16 नवंबर 1972। इस बुलंदशहर के करीब एक जगह है सिकंदराबाद। इस सिकंदराबाद में एक परिवार रहा करता था, और इस परिवार में सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन तभी 16 नवंबर 1972 को शेर सिंह नाम का ये जो शख्स है, जिनका पूरा परिवार रहा करता था, उनका एक बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, खेत में उसकी लाश मिलती है। मामला कत्ल का था, 12 साल के बच्चे का कत्ल। शेर सिंह बच्चे की लाश उठाता है, कुछ लोग पुलिस को खबर देते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है। वो खेत और नहर एक था, उसी के करीब ये लाश मिली थी। तो पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश का पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद अब शेर सिंह अपने बेटे के कातिलों के नाम लेकर एक FIR लिखाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे का 12 साल का जो कत्ल हुआ है वो ज़मीन के झगड़े में हुआ है, और गांव के ही कुछ लोगों से उनका ज़मीन का झगड़ा, और उन्होंने धमकी दी थी कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। और वही किया। बदला लेने के लिए शेर सिंह के एक 12 साल के मासूम बच्चे को मार डाला। इसके बाद अब उसी सिकंदरा बुलंदशहर के पास जो पिलखुआ है, उसी पुलिस स्टेशन में एक FIR लिखी गई। ये FIR लिखी गई 16 नवंबर 1972 को ही। FIR में शेर सिंह ने 4 लोगों के नाम लिखाए अपने बेटे के कातिल के तौर पर।
ये जो 4 नाम थे, इनमें एक था चंद्र सिंह, एक श्री राम, एक मूर्ति देवी और एक सत्यवीर। ये 4 लोग थे। 16 नवंबर 1972 एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने दबिश डाली और इन 4 को गिरफ्तार कर लिया। 4 को गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ हुई। पूछताछ करने के बाद इन 4 को जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया गया। अब पुलिस अपनी चार्जशीट तैयार कर रही है। 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद 4 जमानत पर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद अब पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है और कहती है मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। अब मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने के लिए बुलंदशहर की जो जिला अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये वही बुलंदशहर कोर्ट है जिसमें पाकिस्तान से आई सीमा ने भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए पिछले महीने एक अर्जी दी है और वहीं ट्रायल होना है। मैं उसी बुलंदशहर कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तब ये मामला वहाँ चला गया। अब हुआ ये कि जब ये मामला वहाँ गया तभी वकील ने और ये जो 4 आरोपी थे, एक अर्जी डाली गई इस कोर्ट में और कहा गया कि ये जो ज्यूरिसडिक्शन है, ये 4 रहने वाले हैं सिकंदराबाद के। एक मामला उधर से मेरठ भी एक डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वक्त कम हो लगे और ज्यूरिसडिक्शन जो है वो किसी और अदालत का बनता है, तो इसीलिए मामले की सुनवाई बुलंदशहर कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए। और ये पहले सिकंदराबाद और मेरठ में करना था। जो शुरुआत में मैंने कहा बुलंदशहर कोर्ट में ये नहीं था, पहले मेरठ और उसमें था। अब उसमें अर्जी लगाई गई कि चूँकि 4 आरोपी वहीं के हैं और जो वादी हैं शेर सिंह, वो भी बुलंदशहर के रीजन में आते हैं, तो कत्ल का ये मुकदमा बुलंदशहर की जिला अदालत में चले। अब एक इलाके से दूसरे, मतलब एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मुकदमा चलना है, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से मांग सही थी कि जहाँ कत्ल हुआ, जहाँ लाश मिली, जहाँ ये लोग रहते हैं, वो सब इसी न्यायालय के अधीन आते हैं। तो अब मामला हुआ कि नहीं, ये मेरठ या फिर उधर सिकंदराबाद की तरफ नहीं, बल्कि बुलंदशहर की न्यायिक जो न्यायालय है वहाँ पे ये मुकदमा चलेगा। तो अदालत ने सुना दोनों को, दोनों तरफ से सहमत, वादी भी प्रतिवादी भी। इसके बाद ये हुआ कि ठीक है, लेकिन अब बुलंदशहर कोर्ट के पास इतना पावर नहीं था कि वो अपने लेवल पर ये तय करे कि इस कत्ल के मुकदमे की सुनवाई किस अदालत में होगी, इसी में होगी या कहीं और होगी। तो बुलंदशहर के उस वक्त के जज ने एक अर्जी लिखी और भेज दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ये भेजा, 1972 की बात हो रही है, बल्कि अब 73 आ गया था। 6 महीने बीत गए थे, ये नवंबर में कत्ल हुआ था, तो करीब ये अप्रैल मई की बात है। तो वहाँ भेजा गया सिर्फ ये लिखने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि 12 साल के एक बच्चे का कत्ल हुआ है, 4 लोग इसमें आरोपी हैं, 4 इस वक्त अब जमानत पर हैं, लेकिन मुकदमे का ट्रायल शुरू होना है। वाद विवाद इस बात पर है कि इस मुकदमे की सुनवाई किस अदालत में हो, बुलंदशहर में हो या किसी दूसरी अदालत में। तो आप हमें गाइड करें, आप हमें आदेश दें। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट को बुलंदशहर की कोर्ट ने एक एप्लीकेशन लिख के भेज दी। अब सोचिए ये फैसला करने में या इसको वापस करने में कितना वक्त लग सकता है। भाई हाई कोर्ट है, कह देती कि नहीं आप ही कीजिए, चलो नहीं आपके नज़दीकी जो दूसरा कोर्ट है वहाँ कर लीजिए। 1973 में ये लेटर इलाहाबाद हाई कोर्ट को गया। आज 2023 है, 1973 और 2023, 50 ईयर्स, 50 साल हो गए। आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस बात का जवाब नहीं आया कि कत्ल के इस मुकदमे की सुनवाई किस अदालत में होगी। 50 साल। और नतीजा ये कि इन 50 सालों में चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर कोई नोटिस ही नहीं लिया, कभी जवाब नहीं लिखा, तो ये मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ। सिर्फ इतना नहीं, 50 साल हो गए। जब 50 साल पहले इन 4 लोगों को पकड़ा गया था तब उनकी उम्र भी अलग अलग थी। जैसे एक उस वक्त 30 साल का, एक 35, एक 40। तो नतीजा ये हुआ कि 50 साल तक तो कुछ हुआ नहीं, फैसला हुआ नहीं।
ये लोग फिर भी बुलंदशहर जब भी होता कोर्ट की एक औपचारिक कि आप लोग पेश हुई है, ये जाते हाजिरी लगाते हो चले जाते, इनको कहा जाता कि एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आ जाए तो फिर मुकदमे का ट्रायल शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल हाजिरी लगानी ज़रूरी है क्योंकि 4 आप जमानत पर है। अब दोनों तरफ, जिसके बेटे का कत्ल हुआ वो शेर सिंह, और जो आरोपी हैं वो भी इस बुलंदशहर की कोर्ट में जब भी इनकी तारीख दी जाती जाते साइन करते और चले आते, मुकदमे की कार्रवाई शुरू नहीं हुई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, 50 साल बीत गए। इन 50 सालों में उस 12 साल के मासूम बच्चे जिसका कत्ल हुआ उसकी माँ की मौत हो गई, इकलौता बेटा था वो। उसके बाद जिनकी शिकायत पर FIR दर्ज हुई यानी शेर सिंह, उनकी भी मौत हो गई। तब उस बच्चे के परिवार की तरफ से मुकदमा लड़ने वाला उस परिवार में कोई जिंदा ही नहीं है, पहली चीज। अब आइए 4 जिनको पकड़ा गया, उन चारों में से जो अलग अलग, एक सत्यवीर 1973 में, मतलब जिस साल ये मुकदमा चलना था, शुरू होना था, उसी साल उसकी मौत हो गई बीमारी से। मूर्ति देवी एक लौती महिला थी इस मामले में, 2016 में, अभी 7 साल पहले उनकी भी डेथ हो गई क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी। एक श्रीराम 2018 में, इनकी भी डेथ हो गई। अब सिर्फ एक बचे इस पूरे मामले में, जो FIR लिखा है, जिनका बेटा था, वो शेर सिंह इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है और कोई परिवार में है नहीं जो अब मुकदमा लड़ेगा। जो 4 आरोपी थे जिनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम था, उनमें से 3 मर चुके हैं। अब सिर्फ एक बचा इस पूरे केस में, और जो एक शख्स बचा है इस वक्त उसकी उम्र है 80 साल। नाम है चंदर। ये 4 लोगों में से एक है। जब ये कत्ल हुआ था तब इनकी उम्र थी 30 साल, अब 80 साल के हैं। अब चंदर अभी भी हाजिरी लगाने लास्ट तक इसी बुलंदशहर कोर्ट में जाया करते हैं। अब उन्होंने अभी पिछले हफ्ते एक अर्जी लगाई है बुलंदशहर की कोर्ट में कि अब मेरी उम्र 80 साल हो गई, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार हूँ, अब मुझसे बार बार गांव से इतनी दूर कोर्ट तक जाया नहीं जाता, इसलिए मुझे माफ़ कर दिया जाए। अब ये अर्जी गई। अब वकील साहब से पूछा गया इस अर्जी पे क्या होगा। तो अब यहाँ सवाल यह है कि माफ़ कौन करेगा। ये केस ऐसा हो चुका है। क्यों? माफ़ी या सज़ा तब होती है जब कोई मुकदमे की शुरुआत होती है। यहाँ 1973 से 2023 आ गया। पिछले 50 सालों में अब भी इस बुलंदशहर कोर्ट को इंतज़ार है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक फरमान है, एक आदेश है कि इस कत्ल के मुकदमे को किस अदालत में चलाया जाए, बुलंदशहर में या फिर किसी और कोर्ट में। तो वो आया नहीं। कोर्ट का कहना हमने बार बार इधर से भेजा, रिमाइंडर पर रिमाइंडर, उसका भी जवाब नहीं आया। लोकल पुलिस कहती है अब इतना पुराना मामला हो गया, हम कहाँ इस पर ध्यान दें, 50 और हमारे ऊपर केस हैं जिसको हमें देखना है। इधर जिस बच्चे की मौत हुई उसकी तरफ से फरियादी कोई बचा नहीं। बाप था उसकी भी मौत हो गई, माँ थी उसकी भी मौत हो गई। जो 4 आरोपी थे 3 उसमें से भी ऊपर निकल लिए। अब एक जो बचे वो 80 साल की उम्र है। अब अगर आज की तारीख में भी वो फैसला आ जाता है कि किस कोर्ट में ये मुकदमा चलेगा, तो अब अंदाज़ा लगाइए कि मुकदमा लड़ेगा कौन। जिसका कत्ल हुआ वो तो होना ही नहीं है दुनिया में। जो मुकदमा लड़ रहा था उसके माँ बाप वो भी नहीं है इस दुनिया में। परिवार का नज़दीकी कोई बचा नहीं है। जो 4 कातिल हैं उसमें से 3 निकल चुके हैं, आरोपी कातिल। एक जो है वो 80 साल के हैं। तो वकील किसके लिए, किसकी तरफ से क्यों लड़ेगा। और अगर आज ये शुरू होता है तो जिस केस को शुरुआत होने में भी अभी 50 साल हो गए, शुरू नहीं हुआ है, अगर ये शुरू भी होता है तो आने वाला कितना वक्त लगेगा, अंदाज़ा आप भी लगाइए। तो ये जो चौथे बचे हैं इकलौते 80 के हो चुके हैं। अगर मान लीजिए अभी कल से ये मुकदमा शुरू होता है और कम से कम 10 साल में भी फैसला आ जाता है तो ये 90 पार कर जाएंगे। तो फिर ऐसी सज़ा, ऐसे इंसाफ, ऐसे मुकदमे, ऐसी कार्रवाई, इसका कोई मतलब बचता है? ये केस पूरी हमारे जुडिशियल सिस्टम में किस तरीके से काम होता है उसकी एक बानगी बन है। तो कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज रीमा राज जी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रीना जी। और रीना जी ने स्पेशल मैसेंजर पे भेजा था। सुप्रिया, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सुप्रिया जी। और ये मनीष पांडे जी ने भेजा है। कोमल भुटे, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कोमल जी। और ये प्रशांत अतिलकर ने भेजा है।
आयजा फिरदौस, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आयजा। और ये बासित अली ने भेजा है। दिशा साहू का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दिशा। और ये मिस्ट्री, अनामिका और सावित्री ने भेजा है। साथ ही धर्मेंद्र गुप्ता, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे धर्मेंद्र। और ये राहुल ने भेजा है। अनुराग, इनका भी जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे अनुराग। और सुधीर कुमार ने भेजा, उनके बेटे हैं। साथ ही तुषार शेंडे, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तुषार। और ये अनुभव, अश्वनी, तुषार और नेहा, उन्होंने भेजा है। साथ ही मंगल सिंह सुभा, इन्होंने, ये भूटानीज रिफ्यूजी कैंप नेपाल में है। एंड थैंक यू सो मच मंगल सिंह जी आपके इस मेल के लिए। गौतम कुमार मोदी, बोकारो की कोई कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ। नूर आलम नियाजी, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। शान खान, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा मोहम्मद हदीश वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की कहानी सुनना चाहते हैं, और मैं शायद दोनों सुना चुका हूँ। इसके अलावा असद मासूमी, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। कृपाल कुमार, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। साथ ही अनुज मिश्रा, थैंक यू सो मच अनुज आपके इस मेल के लिए। कपिल शर्मा, थैंक यू सो मच कपिल आपके लिए भी। इसके अलावा अनुरंजन कुमार, थैंक यू सो मच, और एक कहानी की इन्होंने फरमाइश की है। कोको एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कोको एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कोको एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा, जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कोको एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।